हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो सभी लोग जुड़ जाओ पहले तो, क्योंकि ऐसा टॉपिक है अगर इसमें कुछ भी छूटा तो फिर वो पार्ट एक कंफ्यूजन के रूप में आपके दिमाग में घूमता रहेगा कि यार ये कैसे, वो कैसे, ऐसे नहीं तो कैसे। ठीक है। तो जल्दी जल्दी सभी लोग, इसीलिए मैंने क्लास भी आपकी 2 मिनट लेट शुरू की। मैंने कहा थोड़ा सा बच्चे जुड़ जाएंगे तब तक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर के बारे में ऐसी अफवाहें उड़ती हैं, ये अफवाहें, रूमर्स हैं कि बहुत टफ चैप्टर है। दरअसल उनका एक रीजन है ऐसा बोलने का। जो लोग ऐसा बोलते हैं, दरअसल उन्होंने कभी इस चैप्टर को उतना डीपली पढ़ा ही नहीं। और जो लोगों ने आपसे बोला होगा अगर कि चैप्टर बहुत टफ है कंपाउंड, उन्होंने भी किसी और से सुनकर इस चैप्टर को टफ मान लिया होगा। और ये प्रथा चलती आ रही है पहले से। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, अगर आपने बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक बैठ के क्लास को सुन भी लिया तो भी आप ये डिसाइड कर लोगे कि चैप्टर बहुत आसान है। हाँ, मैं मानता हूं कि कुछ सवाल इसमें ऐसे होंगे जो थोड़े से कैलकुलेटिव हैं, लेकिन कैलकुलेटिव होने का मतलब ये नहीं है कि टफ है। गलत है। कोई क्वेश्चन अगर कैलकुलेटिव है तो उसको टफ की कैटेगरी में रखना इज लाइक, मतलब हम अपने ही कमियों को छुपा रहे हैं। तो क्या शुरू कर सकते हैं? हाँ, उससे पहले मुझे एक बात बताओ, कितने क्वेश्चन ठीक किए साधारण ब्याज के मॉक क्विज में? आपका कितना स्कोर सही हुआ? 30 क्वेश्चन आपके कहने से मैंने दिए थे, और 45 मिनट भी बहुत मैंने आपको दी थी, बहुत थी। तो उम्मीद करता हूं आपके सभी के 20 प्लस तो ठीक हुए ही हों। इससे कम अगर किसी का स्कोर है तो बचा, थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है फिर। जी हाँ, फिर प्रॉब्लम वाली बात है। फिर आपको कहीं ना कहीं मैथ्स के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। अपनी रात की नींद में से टाइम निकालो, दिन के खेलने में से टाइम निकालो, दोपहर के खाने से टाइम निकालो, लेकिन निकालना पड़ेगा भाई। चलो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। हमने जब सिंपल इंटरेस्ट शुरू किया था तो वहां मैंने ब्याज को दो कैटेगरी में बांटा था। मैंने एक तरफ लिखा था सिंपल इंटरेस्ट, एक तरफ लिखा था मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। अब टर्मिनोलॉजी तो सारी वही है, शब्दावली तो सारी वही है जो सिंपल इंटरेस्ट में हमने पढ़ी। तो फिर सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वहां मैंने एक लाइन में लिखवाया भी था, आपको याद करो। मैंने लिखवाया था कि साधारण ब्याज केवल मूलधन पर कैलकुलेट होता है, केवल मूलधन पर। और चक्रवृद्धि ब्याज के टाइम पर मैंने एक ही लाइन आपको लिखवाई थी कि ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। और मैंने बोला था कि ये लाइन लिखो और याद करो। याद रखना, जब हम सीआई पढ़ेंगे तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। हाँ, अब टाइम आ चुका है सीआई को डिटेल में पढ़ने का। तो सबसे पहले तो सीआई एसआई का डिफरेंस क्या है, क्यों सीआई एसआई से अलग हुआ, मैं आपको मोटा मोटा सिखा देता। आज की क्लास प्योर हमारी कॉन्सेप्ट की रहेगी। हो सकता है कि आज मैं कोई क्वेश्चन आपको ना कराऊं प्योर, लेकिन अगर आपको अपना ये चैप्टर मजबूत करना है तो तसल्ली से बैठकर समझना और सुनना बात को। सीआई और एसआई का सबसे पहले डिफरेंस क्या है? एसआई आपने बहुत डिटेल में पढ़ा। एसआई के टाइम पे मैं एक ही बात को बार बार आपसे बोल रहा था कि हर साल बराबर लगता है। और दूसरा पॉइंट क्या था? केवल मूलधन पर लगता है। बोला था ना, हर साल बराबर लगता है और केवल मूलधन पर लगता है। सीआई में दोनों की दोनों बात उल्टी है। एक तो हर साल बराबर नहीं लगता, चेंज होता रहेगा, और केवल मूलधन पर भी नहीं लगेगा, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। तो ये दोनों बात जो एसआई में हमने पढ़ी, उनको जस्ट अगर हम रिवर्स कर दें, वो होता है सीआई। अब कैसे, जरा देखिए भाई। टॉपिक का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट।
कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या लिखना है हमें, सीआई। जैसे उसको एसआई लिखा था ना, इसको लिखना है हमें सीआई, यानी कि चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्र, पूरे चक्र में और वृद्धि होती रहेगी ब्याज की। पहले मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा सीआई है क्या, कैसे करना है सवालों को, किस तरीके से आपने आसानी से करना है, शॉर्ट में करना है, वो बाद का काम है। पहले हम सीखेंगे कि सीआई है क्या, क्यों ये एसआई से अलग है, ये मैं आपको सिखाऊंगा पहले। भाई सपोज, मैंने एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज दैट कि मेरे पास मूलधन है, और हाँ पहली बात, सीआई को वही बच्चा समझ पाएगा जिसने एसआई पढ़ा होगा। जिस भी बच्चे ने साधारण ब्याज नहीं पढ़ा है वो सीधा सीआई पे आया है। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अभी ये क्लास बैक कर दो और पहले साधारण ब्याज पढ़ के आओ, क्योंकि वो बेस है इस चैप्टर का। वो नहीं पढ़ा तो ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, इसका भी टाइम वेस्ट, और फिर भी आपको दोबारा जाकर एसआई पढ़ना पड़ेगा, फिर दोबारा ये पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो मैंने कहा कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन सपोज 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया मूलधन है, ठीक है। मैंने कहा समय जो है वो 2 वर्ष है, समय क्या है, 2 वर्ष है। अब अगर मैं बात करूं, दोनों साल को अलग अलग डिवाइड कर रहा हूं मैं, ये आपकी फर्स्ट ईयर है और ये आपकी सेकेंड ईयर है, दोनों वर्ष को मैं अलग अलग डिवाइड कर रहा हूं। और मैंने आपसे पूछा कि भाई जरा मुझे बताना, पहली साल साधारण रेट ऑफ इंटरेस्ट, और बता दूं रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि पहली साल साधारण ब्याज कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है। तो आप कहेंगे सर जब एसआई की बात होगी ना तो पहली साल तो सीधा 10% ही मिलेगा। भाई फर्स्ट ईयर तो, क्योंकि साधारण ब्याज तो हर साल बराबर मिलता है, और दूसरे साल भी अगर मैं साधारण ब्याज पूछूं, सिंपल सेकंड ईयर, तो 20% मत करना, मैं सेकंड ईयर की बात कर रहा हूं। सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर की मैंने अलग बात करी, सेकंड ईयर की मैंने अलग बात करी। तो पहली साल भी 10%, दूसरे साल भी 10%। तो 10,000 का 10% कितना होता है जरा बताना। आप कहेंगे सर ये होता है 1,000 रुपया। कितना होता है, 1,000 रुपया। और दूसरे साल भी साधारण ब्याज कितना मिला, 1,000 रुपया। अगर बात साधारण ब्याज तक रुक जाती तो बड़ी ही खुशी की बात थी। अगर बात साधारण ब्याज तक रुक जाती तो बड़ी खुशी की बात थी कि पहली साल भी 10% 1,000 रुपया और दूसरे साल भी 10% 1,000 रुपया। लेकिन जब बात चक्रवृद्धि की आई है ना, तो बच्चे याद रखना, चक्रवृद्धि में ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। मतलब फर्स्ट ईयर का तो कुछ नहीं, फर्स्ट ईयर तो ओके है, फर्स्ट ईयर में तो जो साधारण ब्याज है वही चक्रवृद्धि होता है। भाई पहली साल मैंने आपको 10,000 रुपया दिया उधार, तो पहली साल तो 10% ही ब्याज लगेगा ना। अब जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगना शुरू होगा वो दूसरे वर्ष से, सेकंड ईयर से लगना शुरू होगा। भीम कुमार कह रहे मजा नहीं आ रहा सर, अभी 15 मिनट बाद नहीं, 1 घंटे बाद मैं नाचूंगा, है ना, घुंघरू उंगरू बांध के नाचूंगा, तब तुम्हें शायद मजा आएगा। तो 1 घंटे ढंग से पढ़ लो, फिर मेरा नाच देखना, फिर मजा आएगा, है ना। भाई तुम्हें मजा दिलाना है तो मैं नाच तो सकता हूं ना आपके लिए। तो सुनो, मैंने क्या बोला, जब मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं तो केवल 10% ब्याज लग रहा है। अब लेकिन जैसे ही मैं सेकंड ईयर के पास आया, जैसे ही मैं सेकंड ईयर के पास आया, तो मुझे इस मूलधन पर तो ब्याज मिल गया 1,000 रुपया, मुझे इस मूलधन पर तो ब्याज मिल गया 1,000 रुपया। लेकिन जो पहली साल आपने ब्याज कमाया ना, जो पहली साल आपने ये ब्याज कमाया, भैया इस पर भी आपको ब्याज देना पड़ेगा, इस पर भी आपको 10% का पैसा देना पड़ेगा, इस पर भी आपको 10% का पैसा देना पड़ेगा। ये 10,000 पर तो आपको सेकंड ईयर में 1,000 रुपया मिल गया, 10,000 पर तो सेकंड ईयर का 1,000 रुपया मिल गया। लेकिन जो फर्स्ट ईयर में जो आपने 1,000 रुपए कमाया, इस पर भी आपको 10% देना पड़ेगा।
इस पर भी क्या करना पड़ेगा, इस पर भी 10%। और 1,000 का 10% कितना होता है, 100 रुपया। ये आपको अलग से देना पड़ेगा, ये आपको अलग से देना पड़ेगा। और जैसे ही हम मान लो, सपोज अगर मैं 3 साल की बात करता हूं, तो सपोज मैंने 3 साल की बात करी, तो बच्चा जैसे ही मैं थर्ड ईयर के पास गया, जैसे ही मैं थर्ड ईयर के पास गया, तो मूलधन पर तो 10% मिलेगा ही मिलेगा, जो कि साधारण ब्याज बोलते हैं जिसको हम, वो तो आपको 1,000 रुपया मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन बच्चे अब आप देखना, अब आप देखना कि अगर साधारण ब्याज पर 10% आपको मिला, ये तो ओके है मूलधन पर, लेकिन उससे पहले आपने जितने ब्याज कमाए हैं सब पर 10% मिलेगा। आप कहेंगे सर कैसे, भैया जो पहली साल का 1,000 है इस पर भी 10% देना पड़ेगा, जो दूसरे साल का 1,000 है इस पर भी 10% देना पड़ेगा, और जो दूसरे साल का 100 रुपया है इस पर भी 10% आपको देना पड़ेगा। इस पर भी क्या है, इस पर भी 10%। तो इस वाले 1,000 रुपया पर कितना, 100 रुपया। इस वाले पर, इस वाले पर, इसको मैं ऐसे डिनोट कर दूं, ऐसे। इस वाले पर भी कितना, 100 रुपया, 10%, सब पे 10-10% देना है। और इस वाले 100 रुपए पर भी कितना, 10%, कितना है, 10 रुपया। अब आपके दिमाग में कुछ सवाल आ रहे होंगे, आपके दिमाग में क्या, आपके दिमाग में कुछ सवाल आ रहे होंगे कि सर जब हम सेकंड ईयर में थे, जब हम सेकंड ईयर में थे तो हमने 1,000 रुपए पर तो 10% दे दिया, हमने 1,000 रुपए पर तो 10% दे दिया, फिर हमने दोबारा क्यों दिया थर्ड ईयर में इस पर 10%। भैया देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जैसे ही आप चौथी साल में जाओगे ना, फोर्थ ईयर में, जैसे ही आप फोर्थ ईयर में जाओगे तो इस 10,000 मूलधन पर तो आपका 1,000 रुपया हर साल लगता रहेगा, लेकिन जितने भी ब्याज रहेंगे सब पर आपको 10-10-10-10% देना पड़ेगा। ये मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सवाल करने हैं इस तरीके से, ये मैं आपको जस्ट सिखा रहा हूं कि चक्रवृद्धि ब्याज है क्या। एक एग्जाम्पल है, दूसरे एग्जाम्पल से फिर समझते हैं। एक एग्जाम्पल से बच्चों को हमेशा प्रॉब्लम होती है, सीआई का जब भी मैं कराता हूं। एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं, एक और देखो, एक बच्चा कह रहा है सर रेशियो से कर दो, एक कह रहा है गोल्डन से कर दो। अरे भैया करना कैसे है वो बाद की बात है, पहले ये तो सीखो चक्रवर्ती है क्या। क्यों लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हो कि तुम दोबारा पढ़ने आए हो, तुम्हें दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ गई, क्यों लोगों को ये आप संदेश दे रहे हो। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको ये तो सीखने दो कि सीआई है क्या, है ना। तो सपोज एक और एग्जांपल अब हम समझते हैं, एक और। मैंने आपसे बोला कि मूलधन है, मूलधन है 10,000 ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम चेंज कर देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज 20% है, और समय कितना है, समय है सपोज 3 साल, समय कितना है, समय है सपोज 3 साल। अब अगेन हम करते हैं कि भैया मूलधन हमारा क्या है, 10,000 रुपया, मूलधन क्या है 10,000, और बात हो रही है कितने साल की, बात हो रही है 3 साल की। कितने साल की बच्चे, 3 साल की। तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। अब बच्चे सुनना जरा एक बात, जब बात साधारण ब्याज की थी, जब बात सिंपल इंटरेस्ट की थी, तो सर बड़ी आसान जिंदगी थी, 1 साल का 20%, 3 साल का गुणा कर दो 60%, 1 साल का 10%, 4 साल का 40%। सर सीधा गुणा कर रहे थे, तो क्या चक्रवृद्धि में ऐसे गुणा नहीं कर सकते ना। क्यों, क्योंकि साधारण ब्याज तो हर साल बराबर लगता है। अगर पहली साल 10%, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, 20,000 वर्षों तक भी वो 10-10% लगता रहेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज हर साल बराबर नहीं होता, इसीलिए इसीलिए हम 20 या 60 नहीं कर सकते चक्रवृद्धि ब्याज में। ओके, अगर मैं बात करूं पहली साल साधारण ब्याज की बात कर रहा हूं, केवल साधारण ब्याज, तो आप कहेंगे सर 20%।
पहली साल कितना 20%। सर साधारण ब्याज तो दूसरे साल भी 20%, साधारण ब्याज तो तीसरे साल भी 20%, यानी कि हर साल 20-20% रहेगा साधारण ब्याज। तो मैं कहूंगा हाँ, तो जरा बताना 10,000 का 20% कितना होता है। देखो ये मैं अब करके नहीं बताऊंगा 20/100 गुणा 10,000, क्योंकि हम पिछले 4-5 करोड़ वर्ष पहले हमने परसेंटेज पढ़ा था। तो 10,000 का 20%, इतनी मैं उम्मीद करता हूं कि सीधा 2,000 आप बोल दोगे। सेकेंड ईयर का साधारण ब्याज 2,000, थर्ड ईयर का साधारण ब्याज 2,000। अगर कहानी साधारण ब्याज तक ही होती, अगर हमारी कहानी साधारण ब्याज तक ही होती तो ये निपट जाती कहानी यहीं पे। साधारण ब्याज कितना, 2 6,000 हो गया। लेकिन बात है चक्रवृद्धि ब्याज की। तो फर्स्ट ईयर का तो कुछ नहीं, फर्स्ट ईयर तो जो साधारण ब्याज है वही चक्रवृद्धि ब्याज है। फर्स्ट ईयर तो जो साधारण ब्याज है वही चक्रवृद्धि ब्याज है। लेकिन जैसे ही हम सेकेंड ईयर के पास आएंगे, जैसे ही हम सेकेंड ईयर के पास आएंगे, तो भैया हमें ब्याज के ऊपर ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। भैया 10,000 ये मूलधन था आपका, इस पर तो आपको मिल गया 20%, लेकिन पहली साल जो आपने ब्याज कमाया इस पर कौन पैसा देगा, आप ही तो दोगे 20%। तो 2,000 का 20% कितना होता है, 400। ये आपने चक्रवृद्धि ब्याज दिया। ये तो साधारण ब्याज था 2,000 2,000 2,000। लेकिन जब आप चक्रवृद्धि के पास आए ना, जब आप चक्रवृद्धि के पास आए तो आपने पहली साल के 2,000 पर भी 20% 400 रुपया ब्याज दिया। और ये देना पड़ेगा अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज देना है तो। ये बात क्लियर है। अब जैसे ही आप थर्ड ईयर पे आए, देखना, जैसे ही आप थर्ड ईयर पे आए तो इस 10,000 पर तो आपने दे दिया, मूलधन पर तो हर साल देना ही पड़ेगा। मूलधन पर तो हर साल देना ही पड़ेगा, वो तो मैंने पहले लिख दिया। लेकिन चक्रवृद्धि का मतलब है ब्याज के ऊपर ब्याज। तो आपने तीसरे साल से पहले जितने भी ब्याज कमाए सबके ऊपर ब्याज देना पड़ेगा। इस 2,000 पर भी, इस 2,000 पर भी और इस 400 पर भी, तीनों पर आपको ब्याज देना पड़ेगा। अगले वर्ष में जैसे ही आप कूद के जाते हो, उस वर्ष से पहले, अगले वर्ष में जैसे ही आप कूद के जाते हो, उस वर्ष से पहले जितने भी ब्याज आपने कमाए होते हैं सब पर आपको ब्याज देना होता है। क्या बच्चा, सबके ऊपर आपको ब्याज देना होता है। बताइए तीसरे वर्ष में कितना ब्याज बनेगा, जल्दी से बताइए। बोलो। तो आप कहेंगे सर इस 2,000 पर भी कितना, इस 2,000 पर भी 20%, यानी कि 400, और इस 2,000 पर भी 20%, यानी कि 400, और इस 400 पर भी 20%, यानी कि कितना, 80 रुपए। सबके ऊपर आपने ब्याज देना होगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, कुछ एक नहीं कई सारे सवाल पूछता हूं, कई सारे, इसी टेबल से, ये जो मैंने आपको लिखवाया, ट्री बनवाया, इसी से ही मैं कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, और यहां से आपके कई सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। अब अगर मैं आपसे 6-7 क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे जरा बताना 3 साल का साधारण ब्याज कितना है, जल्दी से मुझे बताओ। फिर उसके बाद बताना 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, दोनों का जवाब बताओ मुझे। अगर मैंने आपसे पूछा 3 साल का साधारण, साधारण तो सीधा 2,000 2,000 2,000, सीधा 2,000 2,000 2,000। तो आपने कहा सर साधारण ब्याज तो 6,000 हो गया, साधारण ब्याज तो कितना हो गया, 6,000। भाई सीधा 2,000 2,000 2,000 हो गया। अगर मैं 3 साल का चक्रवृद्धि की बात करूं तो सबको जोड़ दो, 2,000 2,000 2,000, 6,000 तो है ही है, 6,000 तो है ही है, प्लस जो ब्याज के ऊपर ब्याज मिला 400 400 400, 1,200 और 80, 1,280 और जोड़ दो, ये आ जाएगा आपका कितना, 7,280। अच्छा यहां तक की बात में क्या आप एक बात समझे, क्या, कि अगर मैंने बात करी है 3 साल की तो साधारण ब्याज था 6,000
और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है 7280। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक पर्टिकुलर ईयर के लिए, एक निश्चित वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से ज्यादा होता है? बोलो, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एक निश्चित समय, चाहे आप 2 साल की बात करो, चाहे आप 3 साल की बात करो, चाहे 4 साल, चाहे 5 साल, कितने भी वर्ष की आप बात करो, उतने वर्ष का साधारण ब्याज कम होगा और चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। ये बात आप समझे, किसी भी निश्चित समय का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से ज्यादा होता है, फर्स्ट ईयर का छोड़ के, फर्स्ट ईयर का छोड़ के, है ना। ये तो स्टार बना के आप लिख सकते हो कि फर्स्ट ईयर का सीआई बराबर फर्स्ट ईयर के एसआई के बराबर होता है, दोनों इक्वल होते हैं। फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के साधारण ब्याज के बराबर होता है। देख लो, 2000 था, वही सीआई और वही आपका एसआई। सेकेंड ईयर से कहानी चेंज होनी शुरू होती है, क्योंकि सेकेंड ईयर से ब्याज के ऊपर ब्याज लगना शुरू होता है। तो 2 पॉइंट आप सीखे कि फर्स्ट ईयर का सीआई फर्स्ट ईयर के एसआई के बराबर है। दूसरी बात आप सीखे, किसी भी निश्चित समय के लिए सीआई हमेशा एसआई से ज्यादा होगा। कंपाउंड चक्रवृद्धि हमेशा साधारण से ज्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि देखो, 3 साल का साधारण 6000 और 3 साल का चक्रवृद्धि 7280। क्यों? क्योंकि ये जो 1280 है ना, ये ब्याज के ऊपर ब्याज मिला है। आपने क्या किया, 400 प्लस 400 प्लस 400 कितना हो गया? 1200, और उसमें 80 जोड़ दिया, तो 1280 रुपए ये जो है ये ब्याज के ऊपर ब्याज आपको मिला है। अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है, जरा मुझे बताना सेकेंड ईयर का सीआई कितना है? केवल सेकेंड ईयर का। और अगर मैं आपसे कहूं केवल थर्ड ईयर का सीआई कितना है? केवल थर्ड ईयर का सीआई। ये 2 क्वेश्चन के जवाब और दो मुझे, सेकेंड ईयर का सीआई कितना है और थर्ड ईयर का कितना है? भाई सवाल आपको इस तरीके से नहीं करने, जब सवाल आएंगे तो इस तरीके से नहीं करने, उसके लिए तो बहुत गजब चीजें हैं, बहुत बड़ी बड़ी बहुत आसान आसान चीजें हैं। तो ये तो जस्ट ये समझने के लिए है कि सीआई है क्या, क्यों वो साधारण से ज्यादा होता है, और ज्यादा होता है कि नहीं होता है, कौन से वर्ष में सीआई एसआई के बराबर होता है। ये एग्जाम्पल तो जस्ट इन बातों को क्लियर करने के लिए है। इसको ट्री मेथड भी बोलते हैं, ये नहीं करना आपने सवालों में। तो सेकंड ईयर का मतलब है केवल पर्टिकुलर, मैं दूसरे वर्ष की बात कर रहा हूं, केवल दूसरे वर्ष की। तो सेकंड ईयर में आपने क्या करना है, 2000 प्लस 400, भाई 2000 प्लस 400 तो कितना हो जाएगा? 2400 रुपया। तो सेकंड ईयर का सीआई कितना हो गया? 2400 रुपया। और थर्ड ईयर का सीआई आप इन सबको जोड़ दो, 2000 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 80 कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 2880। कितना हो जाएगा बच्चा? थर्ड ईयर का सीआई 2880। अलग अलग वर्ष का भी आपने देख लिया, आपने तीनों साल का एसआई भी देख लिया, आपने तीनों साल का सीआई भी देख लिया, आपने ये भी पता कर लिया सीआई एसआई से हमेशा बड़ा होता है। ओके, तो ये सारा मेथड था आपको जस्ट ये समझाने के लिए कि व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपको थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर दिमाग में हुई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको 100% चीजें क्लियर हो गई, लगभग कुछ तो हुआ होगा। ये तो आपको पता चला होगा कि यार सीआई एसआई से ज्यादा होता है, और सीआई का मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज होता है। 1-2 पॉइंट तो हर बच्चे के दिमाग में आए होंगे, सफिशिएंट है। आप एक बार और क्लास को देखोगे, चीजें ये वाला जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, तो आपको एसआई सीआई में डिफरेंस पता चलेगा। अब कहानी आती है कि सर क्या हम सवालों को इसी तरीके से करेंगे अपने एग्जाम में? ना, एग्जाम में मत बैठो, यहीं पे रुको, यहीं पे रुको, अभी सीखो तो सही। सवालों को करने का तरीके तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे तरीके हैं, और ऑलमोस्ट हर टीचर अपने अलग मेथड से कराते हैं। रेशियो मेथड भी होता है, इसका
टेबल मेथड भी होता है, कुछ फिक्स, जिनका हम कुछ फिक्स वैल्यू याद कर लेते हैं, मोस्टली सवाल उन्हीं से बनते हैं। तो हम फॉर्मूला मेथड भी बोलते हैं। फॉर्मूला मेथड है, रेशियो मेथड है, फिर आपका एक गोल्डन रेशियो मेथड भी होता है। ठीक है, तो तीन तरीके हैं, हम लेके चलेंगे एक तरीका, केवल एक तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और उसी तरीके से चलना है। आपने पहले किसी और तरीके से पढ़ा, 1280 कौन सा 1280? अरे भाई सारा ब्याज जोड़ दो ना यार, ये वाला 1280, ये ब्याज के ऊपर जो ब्याज था 400, लिखो अपनी कॉपी में साइड में 400, फिर 400 लिखो, और फिर 400 और फिर 80, इन सबको जोड़ो, 400 400 480, कितना बना? 1280 बना। और ये 80 कहां से आया? इस 400 के ऊपर 20% है, तो 400 का 20% 80 होता है। ठीक है, हाँ एक डाउट और आ रहा है बच्चों में, बच्चे कह रहे हैं सर थर्ड ईयर का केवल इन्हीं को जोड़ेंगे चक्रवर्ती ब्याज, 2000 कहां जाएगा? एक बच्चा कह रहा है कि सर 400 और 400 880 हो जाएगा, ये 2000 कहां जाएगा फिर? ये ब्याज नहीं था क्या? ये ब्याज नहीं था क्या? आप कहेंगे सर ये तो साधारण ब्याज था, तो क्या हो गया? ब्याज तो है ना ये, भाई ब्याज तो है, बेशक आपने इसे साधारण ब्याज नाम दिया, ब्याज तो है ये। अगर आप एक सिंगल वर्ष का ब्याज जोड़ोगे तो इसे भी चक्रवृद्धि में ही जोड़ना है आपने, ये साधारण है जी अलग कर दो, ये ब्याज नहीं है क्या? हाँ, तो करने के तरीके अब क्या क्या हैं? करने के तरीके बहुत सारे हैं, हम केवल एक तरीके से चलेंगे। दूसरा तरीका मैं हल्का फुल्का आपको हिंट दूंगा, अगर आप ये सोचते हैं नहीं सर हमें इससे भी बताओ हमें इससे भी बताओ, तो दो तरीके एक ही पैरेलल सवालों में चलने पर मैं ऑलरेडी अप्लाई करके देख चुका हूं अदर बैचेस में। बच्चे या तो कहते हैं इससे कराओ, दूसरे पक्ष के अड़ जाते हैं इससे भी कराओ, तो एक ही सवाल मुझे दो दो तरीके से करना पड़ता है। तो जो गोल्डन रेशियो वाले बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं जब मैं दूसरा तरीका कराता हूं, जो दूसरे वाले हैं वो पहले वाले में कंफ्यूज हो जाते हैं, और लास्ट में क्या मिलता है? हट यार नहीं समझाया मास्टर ने ढंग से। तो फिर दो तरीके लेकर चलने का ये थोड़ा सा नुकसान है, तो मैं एक ही तरीका लेकर चलूंगा, आपको उसी से सीखना है। हो सकता है आपको थोड़ा सा बुरा लगे, क्योंकि भाई बहुत सारे तरीके हैं और गलती नहीं है आपकी भी। आप यूट्यूब पर सर्च करो, हर टीचर अपने अलग तरीके से पढ़ाते हैं, आपने किसी और से पढ़ा होगा, आपने जैसे भी पढ़ा होगा, तो देखिए जरा आप, है ना? तो जिस एक ही तरीके से, हाँ जहां जिस तरीके की मैं आपको नॉलेज हर तरीके की दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं आपको नॉलेज एक ही तरीके की दूंगा, हर तरीके की नॉलेज दूंगा। मैं आपको रेशियो मेथड भी बताऊंगा, मैं आपको फॉर्मूला मेथड भी बताऊंगा, मैं आपको गोल्डन रेशियो मेथड भी बताऊंगा, लेकिन सवाल हम एक ही तरीके से करेंगे, दूसरे तरीके आप अपने रफ कॉपी में खुद अपने होमवर्क के रूप में करना। पढ़ाऊंगा मैं सारे तरीके, डोंट वरी, क्योंकि कई जगह हो सकता है कि कोई और सा तरीका हमें अप्लाई करके थोड़ा आसानी मिल जाए। तो सबसे पहले आपने सीखा ये होता क्या है, अब हमें सीखना है कि सवाल करना कैसे है। भाई सबसे पहले आपको मैं बताता हूं रेशियो मेथड। रेशियो मेथड है क्या, कैसे इससे हम सीआई वगैरह निकालते हैं। ये हालांकि रेशियो मेथड थोड़ा सा आसान है और इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस यानी कि इसकी कुछ अपनी बाउंड्रीज हैं, कि यार इनके अलावा अगर कुछ पूछ लिया तो रेशियो मेथड फिर वहां हमारा थोड़ा सा फेल हो जाता है। उन लिमिटेड चीजों के बारे में ही अगर एग्जामिनर पूछेगा तो रेशियो मेथड आप लगा सकते हो। ठीक है, तो रेशियो मेथड क्या है? सपोज आपको मूलधन दिया हो, एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा आपको मैं। सपोज आपको मूलधन दिया हुआ है, भैया 5000 रुपए मूलधन दिया हुआ है, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सपोज 10% है, और समय जो है आपका 2 वर्ष है, और आपसे कहेगा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ क्या होगा, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ क्या होगा। पहले तो हम रेशियो मेथड सीखते हैं, फिर मैं आपको इसकी लिमिटेशंस यानी कि इसकी जो कमजोरियां हैं, इस मेथड की कमजोरी, भाई हर मेथड की अपनी एक कमजोरी होती है, तो इस मेथड की जो कमजोरी है वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कि ये इसकी कमजोरी है, अगर ये चीज रही तो फिर ये मेथड आपको या तो परेशानी देगा या फिर ये अप्लाई ही नहीं होगा।
तो सबसे पहले आपने रेशियो मेथड में क्या करना है, जो भी हमें परसेंटेज दिया होगा रेट का, उसका फ्रैक्शन बताना है। आप कहेंगे सर रेट का फ्रैक्शन हो गया 1/10, कितना हो गया 1/10। उसके बाद क्या करना है, समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 2 साल का। कितना बच्चा, 2 साल का समय है। तो आप क्या करो, 10 से 11, 10 में 1 जोड़ दो, 11 कर दो, और कितनी बार करो, जितना समय दिया हुआ है, जितना समय हमें दिया हुआ है उतनी बार आप 10 से 11, 10 से 11 कर दो। ठीक है, फिर नीचे लाइन खींच के मल्टीप्लाई कर दो, इधर आएगा 100, इधर आएगा 121। ठीक है, जो आपका ये 100 वाला लेफ्ट हैंड वाला पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं मूलधन, और जो राइट वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों का जो अंतर होता है, उसी को हम बोलते हैं बच्चा चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 121 में से 100 घटाओगे आएगा 21। इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, 21। अब आपको उसने क्या दिया है, आपको उसने दिया है मूलधन, कितना बच्चा 5000। तो 100 यूनिट का मतलब कितना दिया है, 5000। तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा, 5000/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 1 यूनिट का मतलब 50। आपसे उसने चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 21 यूनिट का मतलब निकाल दो, 21 का मतलब कितना होगा, 21 गुणा 50, यानी कि 1050। तो इस तरीके से अगर आपसे वो अमाउंट यानी कि मिश्रधन भी पूछेगा, तो 1 यूनिट का मतलब 50, 121 यूनिट का मतलब भी आप निकाल सकते हो। ये तो है रेशियो मेथड। हर रेशियो मेथड में आपने यही करना है कि जो हमारा परसेंटेज होगा, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर होगी, उसको हमें सबसे पहले फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में बदलना है, और फिर हमें 10 में 1 जोड़कर क्या लिखना है, 11, और ये लिखना है जितने वर्ष यानी कि समय हमें दिया होगा। तो 10 से 11, 10 से 11 2 बार लिखा, क्योंकि 2 ही साल का समय था। मल्टीप्लाई कर दिया 100, मल्टीप्लाई कर दिया 121। 100 को हमने बोला मूलधन, 100 को हमने बोला मूलधन, 121 को बोला अमाउंट। इन दोनों का डिफरेंस को बोला हमने 21, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। 100 यूनिट मूलधन 5000 दिया था, 1 यूनिट 50, तो 21 यूनिट 1050। अब लिमिटेशन क्या है, आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर इसकी लिमिटेशन, इसकी कमजोरी क्या है इस मेथड की। अच्छा तो लगा सर, ठीक तो है मेथड, अब इसमें कमी क्या है। अब मैं इसकी कमी गिनवाता हूं आपको, वो कमी आपको सवालों में दिखी तो फिर रेशियो मेथड वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सबसे पहली कमी, इस मेथड की कमी क्या है, इस मेथड की पहली कमी है कि अगर आपका रेट परसेंट कुछ ऐसा दिया है जिसका फ्रैक्शन निकालना डिफिकल्ट हो, जिसका जिसका भिन्न, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट का फ्रैक्शन यानी कि भिन्न डिफिकल्ट हो, वहां पर रेशियो मेथड थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सपोज आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया भैया 11%। सपोज दैट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 11%, और आपसे कहेगा समय 3 साल है। तो 11% एक ऐसा है जिसका फ्रैक्शन आप 11/100 करोगे, और 100 से 111, 100 से 111, 100 से 111, फिर 111 की मल्टीप्लाई करना आपके लिए कितना टफ हो जाएगा, आप सोचो, आप सोचो। तो जिस भी कमी, ये कमी बता रहा हूं मैं, कि अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा आ गया जिसका फ्रैक्शन निकालना डिफिकल्ट हो, वहां रेशियो मेथड हमारा बहुत ज्यादा टफ बन जाता है, या कैलकुलेशन टफ बन जाती है, रेशियो मेथड को हम वहां यूज नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा लिमिटेशन क्या है, इस मेथड से इस मेथड से इस मेथड से केवल इस मेथड से हम केवल क्या निकाल सकते हैं, हम मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज और अमाउंट, केवल इन तीनों की ही हम बात कर सकते हैं। केवल मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज और
अमाउंट यानी कि मिश्र धन, इन तीनों की ही बात कर सकते हैं। इनके अलावा अगर उसने कुछ और पूछ लिया, आपसे कहेगा सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का, आपसे कहेगा तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, वो फिर हम इस रेशियो मेथड से नहीं जा सकते हैं। अगर वो सिंपल सिंपल आपसे पूछेगा कि भैया मूलधन ये है, दर प्रतिशत ये है, समय 2 साल 3 साल ये है, बताओ मिश्र धन क्या होगा, बताओ चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो ही हम ये रेशियो मेथड लगाएंगे। अगर इसके अलावा कुछ और पूछ लिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ये दो इसकी कमी है। पहली कमी क्या है कि फ्रैक्शन परसेंटेज अगर ऐसा हो गया 2%, 3%, 7% आपसे कहेगा 17% तो उनके फ्रैक्शन, भाई 10% तो आसान है, 1/10 हमने कर दिया, आसान है। तो अब आप कहेंगे सर ये तो इसकी कमी है, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, इस मेथड की सबसे बड़ी खासियत। अब खासियत सुनो, अगर आपको केवल इन्हीं चीजों में पूछेगा और आपका परसेंटेज अगर ऐसा हुआ जिसे परसेंटेज चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया, परसेंटेज चैप्टर में मैंने आपको टेबल लिखवाया था ना, और उसमें बहुत सारे परसेंटेज और उनके फ्रैक्शन मैंने याद करने आपको सिखाए थे, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ ऐसा हुआ जिसका परसेंटेज आपको फ्रैक्शन में पता है, जिसका परसेंटेज आपको फ्रैक्शन में पता है, तो फिर इस मेथड से बेस्ट मेथड कुछ नहीं है। फिर आप सीधा, क्योंकि ये मेथड ऐसा है, आपने परसेंटेज में भी अलग तरीके से पढ़ा, आपने प्रॉफिट लॉस में भी सक्सेसिव वाले तरीके से पढ़ा, और फिर आपको अगर यहां पर लगाना पड़ गया तो फिर तो बल्ले ही बल्ले है, अगर परसेंटेज ऐसा रहा जिसका फ्रैक्शन आप जानते हैं। तो ये सबसे मजबूत मेथड है, भूल जाना फिर सारे मेथड को, ये खासियत है। ठीक है, बस ये छोटी छोटी कमी याद रखना। अब आप कहेंगे सर अगर ये कमी रही तो फिर क्या करेंगे, भैया इन्हीं कमी को सुधारने के लिए आया अगला मेथड, जिसका नाम था हमारा फॉर्मूला मेथड। जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था, देखो आज की क्लास में अगर आपने उथल पुथल मचाई, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, उन्हें तसल्ली नहीं होती है, वो ऐसे चुटकी में उनको रिजल्ट चाहिए। भाई जीवन में ठहराव लाना सीखो। जीवन में जब तक ठहराव नहीं होगा ना, मैं भी जब तैयारी करने लगा था ना, तो तैयारी शुरू करने से पहले, दरअसल मैंने एसएससी सीपीओ की तैयारी शुरू की थी, सीजीएल की भी नहीं थी मैंने। तो मैं तैयारी शुरू करने से पहले यूट्यूब पे सर्च करता था, तैयारी शुरू की थी मैंने, क्लासेस वगैरह 2-4 क्लास ही गया था मैं, 2-4 महीने मैं देखता था, और भाई साहब सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर का क्या काम होता है, दिल्ली पुलिस दरोगा जो होते हैं वो कैसे दिखते हैं, सब इंस्पेक्टर कैसे दिखते हैं, कैसे स्टार लगेंगे, भाई मैं भी ऐसे घुमा करूंगा, कितनी सैलरी आएगी, कैसे वो लोगों पे रौब झाड़ते हैं, मैं भी ऐसे झाड़ा करूंगा रौब। तो वो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट थी। लेकिन जब आप धीरे धीरे पढ़ते हो ना, एक ठहराव आ जाता है जीवन में, और वो ठहराव आना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजों से आप ऊपर उठ जाते हो। आप यकीन नहीं करोगे, जिस दिन या जब मेरा सिलेक्शन हुआ था ना सीजीएल में, तो मुझे कोई एक्साइटमेंट इस तरीके का नहीं था कि मैं वहां जाके ऐसे करूंगा, अपनी पोस्ट पे जाके ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, ये रौब झाड़ूंगा, ये कुछ भी एक्साइटमेंट जीरो, बिल्कुल। तो वो क्योंकि वो ठहराव था, वो ठहराव लाना सीखो। बहुत सारे लोग करते हैं ये नहीं सर, ये क्वेश्चन पे चलो जल्दी से, सर ये हो गया कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन पे चलो, सर यहां तो बोर हो गए, सर ये नहीं मेथड नहीं दूसरा, वो बहुत उथल पुथल रहता है उनके जीवन में। मचा लो उथल पुथल, ठहराव आएगा, उसी के बाद आगे बढ़ोगे। कांस्टेंट, आज ले आओ ठहराव, अच्छा रहेगा, नहीं तो कल आएगा, परसों आएगा, आएगा जरूर। और ये बात जितनी जल्दी समझ जाओगे आपका फायदा है। ठीक है, तो कहां था मैं, अगला मेथड है हमारा फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड कब बना आप समझ गए ना, कि जब रेशियो मेथड में हमारे परसेंटेज कुछ ऐसे रहे जिनको फ्रैक्शन में बदलना हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट था, तो फिर हम दूसरे मेथड पे आए जिसका नाम था फॉर्मूला मेथड। अब ये फॉर्मूला मेथड क्या है भैया, फॉर्मूला मेथड है हमारा, सपोज आपको 2 वर्ष के सीआई की बात करेगा, आपको क्या करेगा, 2 वर्ष का सीआई, 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये आपने पढ़ा हुआ है,
आपने पढ़ा हुआ है। सपोज आपको दिया हुआ है कि भैया, नहीं, आपको कहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो या फिर 2 वर्ष का सीआई का फॉर्मूला है, आप डायरेक्ट लिखो इसे। ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100। ये फॉर्मूला आपको जाना पहचाना सा लग रहा है। सर ये तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, ये तो हमने परसेंटेज के जमाने में पढ़ा था। हमने परसेंटेज के जमाने में पढ़ा था कि अगर 2 सक्सेसिव बढ़ोतरी होती है, A% की वृद्धि और B% की वृद्धि, तो सर वहां पर फॉर्मूला लगता है A प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट वही तो है। सपोज अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भैया प्रिंसिपल आपका 10,000 है, फॉर एग्जाम्पल, भाई आज की क्लास कंप्लीट हमारी थ्योरी की रहेगी और कल की भी क्लास लगभग हमारी थ्योरी की रहेगी। अगर कल भी सवाल हमने कराए तो लास्ट की 15 मिनट में जाके सवालों का नंबर आएगा। कल भी 45 मिनट की क्लास कंप्लीट थ्योरी की रहेगी। आज तो थ्योरी है ही है। मैं नहीं चाहता जल्दबाजी में बढ़ना। मैंने शुरू में बोला था कि हो सकता है आपकी 2-3 क्लास एक्स्ट्रा चली जाए, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं है। मैं जितना आराम से आज पढ़ा रहा हूं, जितना डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूं, कल भी वही डिटेल में रहेंगे। कोई बात नहीं, 2 क्लास थ्योरी की रही तो क्या फर्क पड़ता है। आपका एक क्वेश्चन ठीक हो जाए 1-2 क्लास फालतू जाने से तो बढ़िया ही तो है। मैंने कहा मूलधन है 10,000 रुपया, प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज मैंने आपसे बोल दिया 3%, 3%, और समय मैंने बोल दिया 2 वर्ष। और मैं आपसे कहता हूं बताओ अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। अब आप अगर इसे रेशियो मेथड से जाने चाहोगे तो आपको लगेगा कि यार 3% जो है, 3% जो है उसका फ्रैक्शन 3/100 होता है। अगर मैं रेशियो मेथड से जाऊंगा तो 100 से 103 और 100 से 103 जाना पड़ेगा मुझे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जो कि बहुत टफ है। तो रेशियो मेथड तो यहां आपको प्रॉब्लम देगा, रेशियो मेथड तो यहां आपको प्रॉब्लम देगा। तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने एक परसेंटेज देखा जिसका फ्रैक्शन थोड़ा अजीब है, तो हम गए फॉर्मूला मेथड पे कि भाई 2 साल के सीआई का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100। तो हम कहेंगे भाई रेट 3% है, समय 2 साल है, तो 2 साल का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी। ए की वैल्यू भी 3% रख दो, बी की वैल्यू भी 3% रख दो। 3 गुणा 3/100, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 9/100 और 0.09 यानी कि 6.09%। ये आपको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया, कितना बच्चा 6.09। तो अब आप क्या करो, आप 10,000 का 6.09 निकाल दो। भाई 10,000 गुणा 6.09 और बटा 100, पॉइंट हटेगा 2 जीरो और आ जाएंगी, तो आंसर कितना आ गया 609। ये लो, कितनी आसानी से आपने निकाल दिया। तो बात समझ में आई आपको कि अगर हमसे सपोज अगर यहीं पे 10% होता रेट, तो चाहे आप फिर फॉर्मूला मेथड से जाओ, चाहे आप रेशियो मेथड से जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी से भी जाओ आप चाहे फॉर्मूले मेथड से चाहे रेशियो से, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रेट अगर ऐसा है, मान लो यही अगर 7% होता, तो आप फिर फॉर्मूला मेथड से जाते, 2 साल का ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100। सही है। अगर आपसे सपोज 3 साल का पूछ ले कि भाई 3 वर्ष का सीआई, 3 वर्ष का सीआई, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, इसका भी फॉर्मूला होता है। हालांकि अगर आपको A% की वृद्धि, B% की वृद्धि और C% की वृद्धि, 3 वृद्धि आपको दे दे, 3 वृद्धि आपको दे दे 6.09, अरे 3 तिया 9, 9/100, 6 प्लस
9/100 क्या होता है? 0.09। इन दोनों को जोड़ोगे तो 6.09% ही तो आएगा। अगर मैं आपसे कहूं A% की वृद्धि, B% की वृद्धि और C% की वृद्धि, आप इसकी वृद्धि बताओ ओवरऑल, तो आपका जवाब क्या आएगा? आपका जवाब आएगा सर 2 साल का मेथड या तो इस पे लगा दो, A+B+A×B/100, और जो यहां से हमें मिले, जो यहां से हमें रिजल्ट मिले, उसको फिर C के साथ लगा दो। यही मैंने आपको सिखाया, यही तो मैंने आपको सिखाया कि भैया ए और बी पर लगा दो A+B+A×B/100, जो यहां से मिले उसे सी के साथ लगा दो, बस। ठीक है। या फिर 3 साल का एक मेथड भी, फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है? 3A प्लस 3A² बटा 100 प्लस A³/10,000, 40। ये फॉर्मूला होता है फिर आपका 3 साल का, 3 साल का। सपोज अगर मैं आपसे कहने लगूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या बचा? मैंने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 10% है, तो मुझे 3 साल का CI बताओ, और परसेंटेज में ही बताना। क्या करना? परसेंटेज में ही बताना मुझे। बताओ। ये फॉर्मूला है 3A प्लस 3A² बटा 100 प्लस A³ बटा 10,000, और मुझे बताएंगे आप 3 साल का ही। रखो इसमें, यहां पे इसी फॉर्मूले में रखो आप कहेंगे सर 3A, ए की वैल्यू क्या रख दो? 10 रख दो, ए की वैल्यू 10 रख दो, ये जो रेट दिया हुआ है। तो 3A यानी कि 3 × 10 प्लस 3 × 10 का स्क्वायर/100 प्लस A³ यानी कि 10 का क्यूब/1000, 10,000, 40 हो जाएगा। 30 प्लस 10 के स्क्वायर से ये गया, 3 प्लस 10 के क्यूब से 3 जीरो गई, 1/10 बचा, तो 33 प्लस 1/10 होता है 0.1, और ये आ गया 33.1%। तो 3 साल का चक्रवृद्धि कितना आ गया? 3 साल का चक्रवृद्धि आ गया 33.1%। अब आप कहेंगे सर 4 साल का नहीं निकालना, कोई फॉर्मूला मत बनाना, 4 साल का, 5 साल का मत बनाना, आपको 2 साल और 3 साल तक ही जाना है। क्योंकि मैं आपको 4 साल का भी कोई फॉर्मूला बना के लिखवा दूंगा, फिर आप 5 साल का कहोगे, 5 का भी मैंने लिखवा दिया फिर आप 6 का कहोगे, और आप शाम कर दोगे, ऐसे ही आपको तसल्ली होगी नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं 2 और 3 साल का पढ़ो, 4 साल, 5 साल, 6 साल का कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं पढ़ना आपने। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 साल ही पूछेगा आपके एग्जाम में। अगर उसने 4 साल, भाई वो अगर ज्यादा ही आपको परेशान करना चाहेगा तो 4 साल का पूछ लेगा। 4 साल को फिर मैं आपको गोल्डन रेशियो से लेकर जाऊंगा। किससे? गोल्डन रेशियो मैं आपको पढ़ाऊंगा, और फाइनली हम अपने हर सवाल को गोल्डन रेशियो से चलेंगे। कुछ क्वेश्चन आएंगे बीच में जिनमें गोल्डन रेशियो ज्यादा दिक्कत करेगा, तो या तो फॉर्मूला मेथड से कर लेंगे या फिर अपने रेशियो मेथड से कर लेंगे। इसीलिए मैं आपको 1 बाय 1 सारे मेथड बताए, और मैं आपको एक फ्लो में पढ़ा रहा हूं कि पहले रेशियो मेथड की जो कमी है उनको दूर करने के लिए फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूले मेथड की जो कमी है उनको दूर करने के लिए गोल्डन रेशियो मेथड, और गोल्डन रेशियो से हम अपने आगे के सवालों को लेकर चलेंगे। अभी मैं गोल्डन रेशियो पे गया नहीं हूं, अभी मैं यहीं पर हूं, फॉर्मूला मेथड पे। अच्छा, आपके दिमाग में एक बात शायद आई हो, नहीं आई हो, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आई होगी तो आपके दिमाग में कुछ इस तरीके से आई होगी कि क्या सर हम अपने हर सवाल में अगर फॉर्मूला मेथड से जाएंगे तो पहले फॉर्मूला लगाकर ये परसेंटेज निकालेंगे, क्या हम फॉर्मूला लगाकर ये परसेंटेज निकालेंगे? क्या क्या सर कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमें डायरेक्ट यहां से यहां पहुंच जाएं हम?
हमें ये सब कैलकुलेशन करनी ही ना पड़े? मैं कहूंगा बिल्कुल है, हमें ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ही नहीं, हम डायरेक्ट यहां से यहां आएंगे। उसके लिए आपको मेरी एक बात सुननी पड़ेगी। अब वो क्या बात है, सुनना। बच्चे, चाहे मैं एसएससी की बात करूं, चाहे मैं स्टेट एग्जाम की बात करूं, चाहे वो स्टेट पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो जहां कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज आता है, मेरी बात सुनना, कंपाउंड इंटरेस्ट जहां जहां भी आता है, 90 से 95%, मैं 100% नहीं कह रहा हूं, मैं 90 से 95% क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं कि कुछ फिक्स परसेंट ही हैं जिनसे सवाल बनते हैं, कुछ फिक्स परसेंट। और मैंने पहले इससे यह भी आपसे बोल दिया कि 2 साल और 3 साल तक ही मैक्सिमम सवाल पूछेगा, मैक्स टू मैक्स वो 4 साल पूछ सकता है। उसके बाद मैंने आपसे क्या बोला कि भैया आपको हर सवाल में इस तरीके से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जब मैंने बोल दिया कि 90 से 95% सवालों में कुछ फिक्स आपके परसेंटेज ही हैं जिनसे सवाल आपका बनता है, जिनसे सवाल अगर मैं उन आपके परसेंटेज का डायरेक्ट रिजल्ट आपको दे दूं कि भाई 10% है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 21% होता है, और 10% है 3 साल का जो आपने निकाला कितना 33.1% होता है, और आप अगर इसे डायरेक्ट याद कर लो, आप कहोगे सर मैथ्स में कौन याद करता है? भाई करना पड़ेगा आपको याद, आपने परसेंटेज में भी तो याद किए, फ्रैक्शन और उनके परसेंटेज, बोलो। तो इसी तरीके से एक अब मैं आपको टेबल देने जा रहा हूं, वो टेबल में कुछ फिक्स रिजल्ट रहेंगे। वो कैसे आए, वो सब इन्हीं जो फॉर्मूले मैंने आपको 2 साल और 3 साल का लिखवाया है, इन्हीं से ही बन के वो रिजल्ट बने हैं। तो वो फॉर्मूले आपके अप्लाई होकर कुछ फिक्स परसेंटेज जिनसे हर बार मैक्सिमम बार सवाल पूछे गए हैं वो बने हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं क्या है, जरा देखना। भाई रेट अगर आपका देखो, रेट अगर आपका 20% है, देखना बच्चा, रेट अगर आपका 20% है तो 2 साल का सीआई आपका 44% होता है, अपने उसी फॉर्मूले से A+B+A×B/100। रेट अगर आपका 20% है तो 2 साल का साधारण 40%, 20 दूनी 40, और दोनों का अंतर ये 2 साल का है। अगर बात 3 साल की होगी, 3 साल का ये है, 3 साल का चक्रवर्धी 72.8, 3 साल का साधारण 60, और उनका डिफरेंस। अगर रेट, ये इंपोर्टेंट परसेंटेज जिनसे सवाल बने हैं मैंने वही लिखवाए हैं आपको। और रेट अगर 15% है तो 2 साल का सीआई 32.25। आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद करोगे बढ़िया है, नहीं याद करोगे तो भी मैं गोल्डन रेशियो मेथड से आपको करवा दूंगा सवाल। एसआई 30%, दोनों का डिफरेंस 2.25, लेकिन याद करोगे तो मैं कहूंगा बहुत बढ़िया रहेगा। रेट अगर 15% है तो 3 साल का ये रहा, चक्रवर्धी 52.8, साधारण 45, अंतर 7.08। रेट अगर 2% है, 2%, तो 2 साल का कंपाउंड 4.04, 2 साल का साधारण 4, 2 साल का डिफरेंस 0.04। ये 3 साल का है 6.1208, 6%, और 0.1208। एक A4 सीट बनाना, उस पर ये सब लिखना। अभी आपको लग रहा होगा सर ये पता नहीं याद कैसे होंगे, इतनी सारी वैल्यूज को कौन याद करता है सर। भाई ये हो जाएंगी, जब हम सवाल करेंगे कुछ तो सवालों में याद हो जाएंगी आपको, और कुछ अगर आप 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो वैसे भी हो जाएंगी, बाकी आपकी मर्जी है। रेट अगर 3% है तो 2 साल का सीआई, एसआई और डिफरेंस, 3 साल का सीआई, एसआई और डिफरेंस। रेट अगर 4% है तो 2 साल का सीआई, एसआई और डिफरेंस, और 3 साल का सीआई, एसआई और डिफरेंस। देखो रेट अगर 3%, 4%, और यहां पर रेट आपका 2%। रेट अगर 12% है तो 2 साल का सीआई, एसआई और डिफरेंस, 3 साल का सीआई, एसआई और डिफरेंस। रेट अगर 8% है तो 2 साल का सीआई, एसआई डिफरेंस, 3 साल का सीआई, एसआई डिफरेंस।
इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी बचा हुआ है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2% हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो अभी बचे हुए हैं, उन्हें मैं हाथ से लिखवाऊंगा आपको, क्योंकि इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही दोनों हैं। रेट अगर 10% है, रेट अगर 10% है तो 2 साल का सीआई का फॉर्मूला लगा के आंसर आता है 21%, और 2 साल के एसआई होता है 10 और 10 20%, और इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस आप 1% कह सकते हो। 3 साल के सीआई को बोलेंगे 33.1, अभी हमने निकाला था। 3 साल के एसआई को बोलेंगे बच्चा 30%, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3.1%। 4 साल के सीआई को बोलेंगे 46.41%। 10% के केस में 4 साल का आपको याद करना है। 4 साल के एसआई को बोलेंगे 10 चौके 40%, और इन दोनों का डिफरेंस है 6.41%। 6.41%, ये आपको 10% का याद रखना है। अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, रेट अगर 5% है तो 2 साल का सीआई होता है बच्चा 10.25%, 2 साल का एसआई होता है 10%, दोनों का डिफरेंस आप देख लेना 0.25% है। 3 साल का सीआई होता है 15.7625। फॉर्मूला वगैरह सब लिखवा दिया मैंने, 2 साल का 3 साल का। आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप अपनी रफ कॉपी में इन्हें वेरीफाई कर लेना। 3 साल का एसआई होता है आपका 15%, और डिफरेंस लिख लेना 0.7625%। 4 साल का सीआई होता है 21.55%, 4 साल का एसआई होता है 20%, और दोनों का डिफरेंस होता है 1.55%। ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या ये दोनों बच्चा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और 5%। बाकी भी आप याद कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो वो भी हैं जब मैंने यहां पे लिखे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। कल मैं आपको जिस रेशियो से हम आगे बढ़ेंगे, गोल्डन रेशियो मेथड, उसे पढ़ाऊंगा, कुछ रेशियोज लिखवाऊंगा, और फिर हम अपने सवालों की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, कुछ और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, छमाही दर, तिमाही दर वगैरह, ये दो, और कल हम शुरू कर देंगे सवालों को। ओके, आज की क्लास कंप्लीट थ्योरी थी। उम्मीद करता हूं अगर आप इसे दोबारा देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगी। तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।